हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ग्राफ अगर कोई बना हुआ है तो उसमें टेम्परेचर का रिलेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। तो बच्चों, गैस के केस में स्पेशली 3 चीज़ें मायने रखती हैं: प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन शो करते हुए बहुत सारे गैस लॉज बनाए गए। तो जिसमें फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप बनाई और उसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। शर्त ये है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और गैस का जो अमाउंट है, अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, ये जो है फिक्स होना चाहिए। तो बॉयल ने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। दिस इज बॉयल्स लॉ। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा K1 इंटू 1/V। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं K1/V। दिस इज बॉयल्स लॉ। अब हम V को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो PV विल बी इक्वल टू K1। अब मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। तो हमारा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P1V1 इक्वल टू K। अब मान लीजिए हम इसका प्रेशर बढ़ा करके फाइनल प्रेशर P2 कर देते हैं और फाइनल वॉल्यूम V2 कर देते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगा वो बनेगा P2V2 इक्वल टू K। अब P2V2 इक्वल टू K, P1V1 इक्वल टू K, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P1V1 इक्वल टू P2V2। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कहा जाए कि हमारे पास कोई गैस है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर कोई गैस है, इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में लिखा जाता है ATM, 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम इसका है V। पहले इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया है और इधर का वॉल्यूम है 2V। अब मान लीजिए यहाँ पर इस स्टॉपर को खोल दिया जाता है तो ये गैस यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम V था, यहाँ पर 2V था। तो अब पूछा जाए कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ से हम देखिए लगाएंगे
P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अब देखिए P1 हमारा 1 एटमॉस्फेयर, V1 हमारा V इक्वल टू P2 हमें निकालना है इंटू V। अब देखिए जब गैस को खोल दिया गया तो दो बालू में और एक बालू में गैस इतने पूरे बालू में फैल गई, तो ये हो गया 3V। तो हमारा P2 विल बी इक्वल टू VV कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम हमारा 2V और प्लस V 3V हो गया, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस 10% द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी डिक्रीज्ड बाई 10%, डिक्रीज्ड बाई 1%, इंक्रीज्ड बाई 10%, इंक्रीज्ड बाई 1%। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब कह रहा देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाई 10% द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी। तो हम पहले मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम B। अब कह रहा है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस 10% इंक्रीज करेंगे इसका वॉल्यूम। अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा V का 10%, तो हमारा हो जाएगा 0.1 V। तो 0.1 V इंक्रीज हो गया, V पहले से था तो हमारा वॉल्यूम हो गया 1.1 V। और P हमें निकालना है तो P को हम एज सच रख देंगे P2। तो अब देखिए यहाँ से V कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू P/1.1। अब ये आ जाएगा हमारा 0.9P, 0.9P। और पहले हमारा इनिशियल था क्या? P। इसका मतलब ये क्या हो गया? P से हो गया 0.9P। इसका मतलब इसमें कितना डिक्रीज हुआ? कितना डिक्रीज हुआ? 0.1P डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये कितना डिक्रीज हो गया? 10%। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाई 10%। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा था P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम सबसे पहले P और V में ग्राफ खींचेंगे। अब जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम कहते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बॉयल्स लॉ में हमने बताया था कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो ये ग्राफ जो बनाया गया है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया गया है, कांस्टेंट T। तो इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हम टेम्परेचर अगर नापेंगे, मान लीजिए यहाँ, तो इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हर जगह टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, मतलब टेम्परेचर समान है। अब इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1। अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं तो इसी तरह से दूसरा ग्राफ आएगा, इसको हम कहेंगे T2। तीसरा ग्राफ बनाएंगे तो ये भी इस तरह से आएगा, इसको हम कहेंगे T3।
अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि T1, T2, T3 में रिलेशन क्या होगा, T3 बड़ा होगा कि T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा, क्योंकि T2 बीच में है इसलिए या तो T3 बड़ा होगा या तो T1 बड़ा होगा। तो इसमें आता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, या अरेंज द ऑल थ्री टेम्परेचर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर छोटा है। तो इसमें देखिए इस तरह से होता है T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, इस तरह से होता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कैसे होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि PV इक्वल टू K। आगे हम पढ़ेंगे गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे गैस इक्वेशन में, और T है टेम्परेचर। तो यहाँ से देखिए PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू nRT, तो हमारा K विल बी इक्वल टू nRT। अब चूँकि नंबर ऑफ मोल फिक्स है, R है गैस कांस्टेंट, तो ये भी फिक्स है, तो K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो K जो है ये कांस्टेंट T पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो K घटेगा। अब K किसके प्रोपोर्शनल है, PV के, तो इसका मतलब कि PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ से हम देखेंगे बच्चों PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमें पता लगाना है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है, T3 बड़ा है, T2 बड़ा है, T1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए इस T1 के लिए भी, ग्राफ के लिए भी B वही है, T2 के लिए भी B वही है, T3 के लिए भी B सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेशर अलग अलग हो जा रहे हैं। मान लीजिए हम इसको मान लीजिए P1, P2, P3। तो यहाँ देखिए B तो वही है, P1B, T1 के लिए कुछ होगा। यहाँ P2 की वैल्यू बढ़ गई तो P2 इंटू B, तो T2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। चूँकि P2 बढ़ गया तो B कांस्टेंट है, तो P2 इंटू B, तो T2 बढ़ गया। यहाँ देखिए P3 की वैल्यू और बढ़ गई, तो P3 इंटू B कांस्टेंट है, तो P3 इंटू B, तो T3 की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, T3 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा T2, और उस सबसे कम होगा T1। इसलिए हमने देखिए आपको पहले बताया था। क्यों, देखो ये P1 कम है तो P1 इंटू B T1, P2 की वैल्यू ज़्यादा है तो B वही है तो ये T2 ज़्यादा होगा, क्योंकि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमारा हो जाएगा T3, T2, T1। तो इस तरह से हमारा रिलेशन आता है। अब हम P और V में अभी तक ग्राफ खींचे थे, अब हम ग्राफ बनाएंगे P और 1/V में। तो देखिए हमने आपको रिलेशन बताया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसी को हम कहते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ आता है लीनियर। तो हम देखिए P और 1/V में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये मान लीजिए हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T3 हो गया। अब यहाँ पर भी हमसे पूछा जाता है T3, T2, T1 में रिलेशन। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना बच्चों, जो ग्राफ ऊपर होगा, चाहे P और B के बीच में ग्राफ बनाया गया हो, चाहे P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाया गया हो, जो ग्राफ ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो ग्राफ नीचे होगा सक्सेसिवली उनके टेम्परेचर कम होंगे। ये कंसेप्ट जनरल ट्रिक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा।
तो यहाँ भी T3 T2 T1 इस तरह का रिलेशन आएगा। तो टेम्परेचर हमेशा P वर्सेज V ग्राफ हो या P वर्सेज 1/V ग्राफ हो, उसमें हमेशा जो है ऊपर वाले ग्राफ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, सक्सेसिवली जो नीचे वाले ग्राफ रहेंगे उनका टेम्परेचर कम रहेगा। और चूंकि हर एक ग्राफ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बनाया गया है, एक फिक्स टेम्परेचर पर, इसलिए इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो में सिमिलर, थर्म मीन्स टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ जो एक सेम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बनाया गया हो। तो ये एक किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, ये दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये तीसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसलिए इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ क्यों आया। तो हमने आपको बताए थे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V या P इक्वल टू K/V। तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर देखिए c है नहीं, c 0 है, केवल mx है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू k इंटू 1/v। तो हमारा k जो है ये है स्लोप m और ये जो है x। तो इसलिए चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है, c इज 0 हियर, इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पर, इसलिए लीनियर इक्वेशन आता है। तो ग्राफ का जो स्लोप होगा ये दैट विल बी इक्वल टू k को हम कहते हैं स्लोप। अब बच्चों अगर हमसे पूछ लिया जाए कि P, V एंड P में क्या ग्राफ बनेगा, P, V एंड V में कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखिए ज़रा इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये P है, ये है V, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे लीनियर आता है। और अगर हम P, V और V में बनाएंगे तो भी ये ग्राफ हमेशा लीनियर आता है। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है P, V इक्वल टू K। P और V का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो P और V का मल्टीप्लिकेशन जो PV है वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए प्रेशर घटाने बढ़ाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम के चेंज करने पर भी प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये ग्राफ जो है ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो याद रखिएगा PV और P के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होता है, PV और V के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हमारा लीनियर ग्राफ बनता है। देखिए बच्चों अभी हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा उसी पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। नंबर 1 P वर्सेज V स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाया गया है। चूँकि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसलिए ये गलत है। अभी अभी हमने बताया PB और P के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल लीनियर ग्राफ आता है, तो ये हमारा सही है। और देखिए PB और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो भी वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आता है, तो ये भी हमारा सही है। और ये देखिए PB और P के बीच में जो ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर एक ग्राफ इधर बेंड हो रहा है, तो ये गलत है। तो इस में हमारा 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल एग्जांपल है, इसमें 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। अभी तक बच्चों हमने जो सीखा, अब इसमें अगर आपसे घुमा करके पूछ ले कि अगर हम log P और log V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, PB इक्वल टू होता है K। अब दोनों तरफ हम log ले लेंगे, तो log PB इक्वल टू log K। तो log PB log A इंटू B इक्वल टू log A प्लस log B होता है, तो ये हमारा हो जाएगा log P प्लस log V इक्वल टू log K। अब देखिए हम यहाँ पर log V को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा log P विल बी इक्वल टू माइनस log V प्लस log K। अब देखिए हमारा इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब हमारा log K विल बी इंटरसेप्ट और mx की टर्म में आ गया माइनस log V,
तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है कि माइनस log v, इसका मतलब यहाँ पर माइनस log v, इसका मतलब -1, तो हमारा यम क्या हो गया -1। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पर स्लोप क्या है माइनस में, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा log p log v, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा कुछ। ये है इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू होगी log k, और ये हमारा स्लोप यहाँ से घटते हुए आ रहा, चूँकि स्लोप माइनस में है इसलिए ये ग्राफ इधर से इधर शो करता हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे, ग्राफ का स्लोप, और ये एंगल हमसे पूछ लिया जाए, यही तो है स्लोप tan थीटा, और स्लोप देखो चूँकि आ रहा है -1, tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही थी, इसका मतलब ये होगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन log p और log v के बीच में अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो बच्चों अगर हम डेंसिटी एंड प्रेशर में रिलेशन निकालना चाहें तो हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने बॉयल्स लॉ से अभी देखा PV इक्वल टू K, तो V की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी K अपॉन P। अब हम इस इक्वेशन में इसमें V की वैल्यू इसको यहाँ पुट करेंगे, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन K इंटू P। तो अब यहाँ से देखिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई बंद कंटेनर है, इसमें गैस के मालिक्यूल हैं, अगर ये मालिक्यूल बहुत पास हैं मतलब गैस डेंस है, तो जितनी ज़्यादा डेंस गैस उतनी ज़्यादा इस बर्तन की वॉल पर ये प्रेशर डालेगा। इसका मतलब डेंसिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम d1 अपॉन d2 इक्वल टू p1 अपॉन p2, और इसी को हमने पढ़ा था p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। अगर हम b को भी कोरिलेट करना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा d1 अपॉन d2 इक्वल टू p1 अपॉन p2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो इस तरह से अगर हमें इंटर कन्वर्जन भी आ गया कोई न्यूमेरिकल, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। d1 अपॉन d2 इक्वल टू p1 अपॉन p2, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पर इसलिए हो गया v2 अपॉन v1। देखिए बच्चों आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज dp अपॉन p इक्वल टू माइनस dv अपॉन b, dp अपॉन p इक्वल टू प्लस dv अपॉन b, d स्क्वायर p अपॉन p इक्वल टू माइनस dv अपॉन dt, d स्क्वायर p अपॉन p इक्वल टू प्लस d स्क्वायर v अपॉन dt। अब आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन हमको बताया नहीं, बॉयल्स इक्वेशन आपने बॉयल्स लॉ बता दिया, इस तरह से तो कहीं आया ही नहीं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था, देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। PV इक्वल टू K, K मीन्स कांस्टेंट, यही हमने पढ़ा था। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dPV इक्वल टू dK, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, V dP इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस P dV। तो देखिए बच्चों हमारा आ गया V dP इक्वल टू माइनस P dV। तो अब हम dP को यहाँ रहने देंगे और P को इधर लाएंगे,
ये हो गया हमारा डी पी अपान पी इक्वल टू माइनस डी वी अपान वी को इधर ले जाएंगे वी, तो ये हो गया हमारा आंसर और ये हमारा आंसर नंबर 1। तो बच्चों मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो हमने पढ़ा वो कंसेप्ट हमें क्लियर है कि नहीं। अगर कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया एक बार तो हम किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अपना दिमाग अप्लाई कर ले जाएंगे। अगर हमें कंसेप्ट पता नहीं है तो हम सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक्स अ लॉट।